गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ रहे थे और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लास्ट में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया था, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब है बच्चों सिरसा जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट जो हमने बात की थी वो गौवंश यानी कि गायों की संख्या के बारे में, और गायें जहां रहेंगी उन्हें गौशालाएं बोलेंगे। तो गौवंश और गौशालाओं की संख्या सबसे ज्यादा जो होगी वो हरियाणा के सिरसा में ही होगी। कहां होगी? सिरसा में ही होगी। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, सब एकदम परफेक्ट है, ओके है, बहुत अच्छे। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर क्लास पीएनजी दे दिया करो, क्लास पीएनजी नहीं मिलेगी छोटे भाई। नोट्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। नोट्स मैंने डाल दिए हैं, आप अपने अपने फोल्डर में जाके चेक कर लेना। हरियाणा जी के क्लास नोट्स बाय संदीप सिवाच के नाम पे आपको एक फाइल मिलेगी, तो वो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मैंने एक्सेस दे दिया है, आप उसको प्रिंट आउट करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो उसमें सारे के सारे जिलों के नोट्स हैं। जितनी भी बातें मैं जिलों में नहीं बताता हूं वो ऐड करते रहना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करेंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सिरसा को सबसे पहले जिले का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, तो सिरसा को सबसे पहले जिले का दर्जा दिया गया था 1837 के अंदर। तो ध्यान रखना, सिरसा को सबसे पहले तो सिरसा को सबसे पहले जिले का जो दर्जा है वो 1837 ईस्वी में दिया गया था। तो अंग्रेजों ने इसको जिला बनाया था सबसे पहले 1837 के अंदर, और 1884 में इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया था बच्चों। 1884, 1884। जिले का दर्जा समाप्त। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा एक दिन में रक्त इकट्ठा करने का विश्व रिकॉर्ड रक्त इकट्ठा करने का विश्व रिकॉर्ड
बच्चों सिरसा जिले के नाम है। तो जब डेरा ठीक ठाक चलता था तो यहां पर डेरे के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया गया था, और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में बच्चों एक दिन में सबसे ज्यादा रक्त इकट्ठा किया गया, जिसके चलते सिरसा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। ध्यान रखना है, प्रदेश में जो राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, प्रदेश में राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये भी आपका सिरसा में है। 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा जो हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो सबसे पहले तैमूर ने हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया में ही प्रवेश किया था। तो यह भी ध्यान रखना है, 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा हरियाणा में प्रवेश या हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहां से किया था बच्चों? रानिया से। ठीक है, इतिहास की और बातें आपको बताऊं तो ध्यान रखना है, राजा भोजदेव का एक अभिलेख सिरसा से भी प्राप्त हुआ है बच्चों। राजा भोजदेव का एक अभिलेख सिरसा से प्राप्त हुआ, और इस अभिलेख के माध्यम से जानकारी दी गई कि सिरसा में उन दिनों पाशुपत संप्रदाय नाम का एक संप्रदाय निवास किया करता था, और उसी का यहां पर क्या चलता था? शासन चलता था। तो अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? सिरसा से प्राप्त हुआ है। तो राजा भोजदेव के हरियाणा से कितने अभिलेख मिलते हैं? 2 अभिलेख। एक अभिलेख मैंने पेहवा से बताया था, तो दूसरा कहां से मिला है? सिरसा से मिला है। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है? सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन था। सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर जो फल उत्कृष्टता केंद्र है, फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो एक सेंटर स्थापित किया गया इजराइल देश के सहयोग से, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट बोलेंगे, फल उत्कृष्टता केंद्र बोलेंगे। यह मांगेयाना गांव के अंदर स्थापित किया गया बच्चों। मांगेयाना गांव है ये, इसे आप लोग मंजियाना बोल देते हो, मंगियाना बोल देते हो, लेकिन वास्तव में इसका नाम है मांगेयाना। और मांगेयाना गांव के अंदर 2013 में यह स्थापित किया गया था। ये इजराइल देश के सहयोग से हरियाणा में दूसरा सेंटर था बच्चों। पहला सेंटर गरोंडा करनाल के अंदर स्थापित किया गया था, जो सब्जियों को लेकर था, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बोलते हैं, जो 2011 में स्थापित किया गया। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है, फल उत्कृष्टता केंद्र मंगेयाना गांव सिरसा में स्थापित किया गया, ये वर्ष 2013 के अंदर। और इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया था, क्योंकि 2013 में हरियाणा के सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, और यह स्थापित किया गया इजराइल देश के सहयोग से। इजराइल देश के सहयोग से अभी तक हरियाणा में
6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा चुके हैं। उन 6 में दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2013 में मंगेआना गांव में स्थापित किया गया। और इसके ऊपर जो बच्चों लागत आई थी स्थापित करने में, वो 9.70 करोड़ रुपए आई थी। तो पेपर में एक बार आपसे इसकी लागत भी पूछी गई थी, आपको ध्यान रखना है कि कितने रुपए की लागत से इसे स्थापित किया गया। 9.70 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर पर्यटकों के लिए कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया, पर्यटक परिसर, जिसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया। और इसकी स्थापना बच्चों, चौधरी देवीलाल की मृत्यु 2001 में हुई थी, उससे अगले साल 2002 में कर दी गई थी। और इसकी स्थापना की गई कहां पर? ओट्टू गांव के अंदर। ओट्टू गांव के अंदर जो बांध है, ओट्टू बांध, वहीं पर पर्यटकों के लिए एक कॉम्प्लेक्स, एक परिसर की स्थापना की गई, जिसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया। और चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर आपसे पूछ ले तो ओट्टू गांव सिरसा आप बोलेंगे, जिसको स्टैब्लिश किया गया 2002 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदेश का जो पश्चिमी गांव है, उल्टे हाथ वाली दिशा में सबसे लास्ट गांव अपने हरियाणा का। तो प्रदेश का पश्चिमी गांव है मेरे बच्चों चौटाला गांव। और चौटाला गांव है सिरसा के अंदर। प्रदेश का जो पश्चिमी गांव होगा, जिसे हम वेस्टर्न पॉइंट भी बोल सकते हैं, पश्चिमी बिंदु भी बोल सकते हैं, वो कौन सा होगा? वो चौटाला गांव सिरसा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर एक शहर की, रानिया की। मेरे बच्चों जो ये रानिया शहर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका पुराना नाम। रानिया शहर का पुराना नाम है राजबपुर। ठीक है, और यहां पर एक किला भी है जिसे रानिया का किला बोलते हैं। रानिया का किला बोलते हैं। तो रानिया का जो किला है, ये कौन सी सदी के अंदर बना था? 18वीं सदी में। ठीक है बच्चों, रानिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह भी हुआ था, उसको रानिया का विद्रोह कहा जाता है। और रानिया का विद्रोह कब हुआ था ये भी ध्यान रख लेना, 1818 में। यह हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में ये शब्द गूंजते रहे, इसलिए पहले ही मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूं कि रानिया के अंदर विद्रोह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई का बिगुल बजाया था, वो थे जाम्बित खां। एक 1857 की क्रांति आएगी और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह होंगे। क्रांति से पहले क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जाम्बित खां। रानिया के बाद एक और शहर है एलनाबाद। बच्चों एलनाबाद का जो पुराना नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। ठीक है, 1863 की बात है। 1863 में सिरसा के जो डीसी रहे,
क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों 1884 तक सिरसा क्या रहा, जिला रहा था। 1837 से लेकर 1884 तक जिला रहा, और जिले का हेड कौन होगा, डीसी होगा, जिसे डिप्टी कलेक्टर बोलेंगे। तो 1863 ईस्वी में सिरसा के जो डीसी रहे, या हम बोल देंगे डिप्टी कलेक्टर, उनका नाम था J.H. ओलिवर। J.H. ओलिवर। और इस सिरसा के डीसी J.H. ओलिवर की पत्नी जो थी, उनका नाम था एलना। J.H. ओलिवर की पत्नी एलना के नाम पर इसका नामकरण हुआ था बच्चों। घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते सिरसा के लोगों का रहना दुश्वार हो गया था बच्चों। तो सिरसा के लोगों को सिरसा का डीसी J.H. ओलिवर एक ऊंचे टिब्बे के ऊपर लेके गया था। उस ऊंचे टिब्बे को खड़ियल के नाम से जाना जाता था। तो लोगों ने जब इस ऊंचे टिब्बे के ऊपर बसना शुरू किया, तो बाद में लोगों ने यहां से न जाने का मन बनाया कि हम यहां से नहीं जाएंगे, आगे भी सिरसा में कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो इसलिए हमें ये जगह बहुत पसंद आई, हम ऊंचे टिब्बे पे रहेंगे, यहाँ पर बाढ़ का कोई खतरा आगे भी नहीं होगा। तो बच्चों लोगों ने इस खड़ियल नाम के टिब्बे के ऊपर बसना स्टार्ट कर दिया, और बाद में उन लोगों ने इस क्षेत्र का नाम सिरसा के जो डिप्टी कलेक्टर थे J.H. ओलिवर, जो लोगों को सिरसा से निकालकर खड़ियल नामक ऊंचे टिब्बे पे लेके गए थे, उनकी पत्नी एलना के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया, एलनाबाद कर दिया। कोई भी नाम जिसके पीछे आबाद जुड़ा होता है, आबाद का मतलब बसना होता है, वो आगे वाले नाम की बदौलत बसेगा, और आगे वाला नाम क्या है, एलना। तो एलना के कारण आबाद जो हुआ वो कहलाएगा एलनाबाद। बच्चों फतेह के कारण जो आबाद हुआ उसे बोल देंगे फतेहाबाद। जो आपका आबाद हुआ मेरे बच्चों किसकी बदौलत, अहमद शाह अब्दाली की बदौलत, उसे बोल देंगे अहमदाबाद। ठीक है। फरीद के कारण जो आबाद हुआ उसे फरीदाबाद बोल देंगे। तो ये एलनाबाद के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और शहर है यहां पर डबवाड़ी। डबवाड़ी जो तहसील भी है। डबवाड़ी का जो पुराना नाम है वो है डाबवाड़ी। डाब आप सभी जानते हैं, गांवों से जुड़े हुए बच्चे होंगे, डाब का मतलब क्या होता है, घास। ठीक है। डाबवाड़ी या दूबवाड़ी। तो यहाँ पर डूब जो थी, डाब जो थी, वो बहुत बड़े स्तर पर क्षेत्र में फैली थी। डाब ही डाब फैले होने के कारण लोगों ने इसे डाबवाड़ी बोल दिया, और धीरे धीरे ये डाबवाड़ी आज का क्या बन चुका है, डबवाड़ी बन चुका है बच्चों। तो ये सिरसा की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सिरसा के हमारे मेले बचते हैं। ठीक है। मेले क्या होते हैं, मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है, जहां पर भी भीड़ लगेगी उसी को मेला बोलते हैं, और उसी को कंटिन्यू हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिरसा के मंदिर, अरे मंदिर पढ़ा तो दिया सचिन वर्मा। एलना नाम है, एलना एलना एलना। ठीक है बच्चों। आज बिल्कुल किसान दिवस है भाई, 23 दिसंबर। बहुत बढ़िया। किसान दिवस के दिन सभी किसान परिवारों के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट नोट कीजिएगा मेरे भाई।
करेंगे भाई, वो भी डाउट करेंगे क्लियर, कोई ना। चलेगा। अब मेलों की बात कर लेते हैं और मेलों के बाद फिर हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे। सिरसा के प्रसिद्ध मेले, मेलों में सबसे पहला जो मेला है वो ध्यान रखिएगा, बाबा बुमन शाह का मेला। बाबा बाबा बुमन शाह का मेला बाबा बुमन शाह का मेला लगता है बच्चों कहाँ? संगरशादा के अंदर, जिसका नाम मैंने कल संग सरिता भी बताया था। संगरशादा, और साथ के साथ एक और गांव है गिदड़ावाड़ी। ठीक है। बाबा बुमन शाह के बाद नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव गोगा जी के अवतार माने गए हैं। बाबा रामदेव किसके अवतार माने गए हैं? गोगा जी के। और बाबा रामदेव जी का मेला लगता है कागदाना गांव के अंदर। कागदाना गांव। बाबा रामदेव के बाद अगला जो मेला है वो है बाबा सरसाई नाथ का मेला। बाबा सरसाई नाथ का मेला मेरे भाई ये लगता है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट है गणगौर का सांस्कृतिक मेला। गणगौर का सांस्कृतिक मेला। गणगौर का सांस्कृतिक मेला कहाँ लगता है भाई? सिरसा के अंदर लगता है। ठीक है। अब देखिएगा गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिव। और शिव कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। और गौर को तुम गौर से देखोगे तो गौर का मतलब है यहाँ गौरी। और गौरी कौन है? भगवान शिव की पत्नी है बच्चों। तो गणगौर का जो सांस्कृतिक मेला होगा वो किसके सम्मान में आयोजित किया जाएगा? शिव और पार्वती। और ये जो मेला है इस मेले में जितने भी कुंवारे लड़के और लड़कियां होंगी वो क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं, फास्ट। अब फास्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको भविष्य में अपना जीवन साथी अच्छा चाहिए होता है। तो लड़के जो व्रत रखते हैं वो इसलिए व्रत रखते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए और उनके लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढे। और साथ के साथ लड़कियां भी क्या है? व्रत रखती हैं और वो भी चाहती हैं कि उनके लिए अच्छा जीवन साथी मिले, उनको लड़का बहुत अच्छा मिले, खाता पीता ना हो, सारी बातें मानता हो उसकी। ठीक है। लेकिन लड़कियों की तो मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन लड़के चाहे कितने भी फास्ट रख लेना, तुम्हारी मनमर्जी के मुताबिक लड़की नहीं मिलेगी भाई। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि शिव गौरी के सम्मान में आयोजन किया जाता है गणगौर के सांस्कृतिक मेले का। ये पेपर में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। गौर का मतलब होता है गौरी और गण का मतलब है शिव। जहां होगी गौरी उससे आगे होंगे शिव। ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका बैसाखी मेला।
बैसाखी मेला ये चोरमार गांव में लगता है। चोरमार गांव सिरसा। और ये लगता है किसके सम्मान में मेरे भाई? ये लगता है गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में। गुरु गोविंद जो सिखों के 10वें गुरु हुए, उनके सम्मान में। और एक मेला है राधा स्वामी का मेला। तो राधा स्वामी का मेला लगता है सिकंदरपुर के अंदर। सिकंदरपुर सिरसा। ठीक है। एक डेरा सच्चा सौदा मेला ध्यान रख लेना। एक सच्चा सौदा मेला मैंने जींद के अंदर तुम्हें बताया था, ये डेरा सच्चा सौदा बता रहा हूं। डेरे को याद रखेंगे, डेरा सच्चा सौदा मेला। ये बेगू रोड के ऊपर आश्रम है, डेरा सच्चा सौदा आश्रम, वहीं पर लगता है मेरे बच्चों मेला। मेले का मतलब सत्संग, सत्संग में भी भीड़ होती है, मेले में भी भीड़ होती है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता। तो ये सिरसा के आप लोगों को मैंने मेले कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। गणगौर हिसार में भी लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। कैलाश वो गणगौर का नृत्य है, एक है गणगौर नृत्य, एक है गणगौर का मेला। नृत्य होगा हिसार में और मेला होगा कहां पर? सिरसा में। हालांकि जो गणगौर है ये राजस्थान के लोग, राजस्थान की महिलाएं ज्यादा करती हैं, ठीक है। तो राजस्थान के साथ लगता है हरियाणा, जिसमें सिरसा का भी नाम आता है, हिसार का भी नाम आता है, फतेहाबाद भी आता है। तो यहां पर भी गणगौर के दीवाने हैं, गणगौर मेले का आयोजन करने वाले लोग हैं। चलेगा बच्चों, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा 12वां डिस्ट्रिक्ट। और सारे के सारे बच्चे यूट्यूब के ऊपर लाइव मिला करो रात को 9 से 10, ठीक है। सर्दी बहुत ज्यादा है, जाडे बहुत ज्यादा है भाई, लेकिन यदि तुम इस सर्दी का मजा लेना चाहते हो तो पढ़ के लीजिएगा बस। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट, और अगला डिस्ट्रिक्ट है बच्चों 12वां डिस्ट्रिक्ट। 12वां डिस्ट्रिक्ट जो है ये है फरीदाबाद। 12वां डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद। और सबसे पहले बात करें फरीदाबाद की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो फरीदाबाद से अलग हुआ है बच्चों ये डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पलवल। पलवल कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 21वां। 21 का उल्टा क्या होगा? 12। तो पलवल किससे निकला है? 12 से। 21 किससे बना है? 12 से। 12 किससे बना है? 12 से कौन निकला है? 21 निकला है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि पलवल का नंबर तो याद होगा 21वां, क्योंकि दादरी से पहले पलवल ही था। तब पलवल 21वां डिस्ट्रिक्ट बना है, तो 21वां किससे अलग होगा? 21 का उल्टा कर दो 12 से, ठीक है। और 12वां कौन है? फरीदाबाद। बच्चों एक देखिएगा, फरीदाबाद के साथ सीमा बनाता है ये डिस्ट्रिक्ट, और इसका नाम है कौन सा ग्राम? गुरुग्राम, ठीक है। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट की क्या लगती है? सीमा लगती है। फरीदाबाद, बात करेंगे फरीदाबाद की। तो सबसे पहले फरीदाबाद की स्थिति को जानेंगे। स्थिति का मतलब जानते ही हो तुम लोग, लोकेशन। बच्चों हरियाणा के सेंटर में आके आप यदि फरीदाबाद की तरफ देखोगे आंख उठा के, तो तुम्हें वो नजर आएगा दक्षिण पूर्व में। तो स्थिति ध्यान रखिएगा, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में।
स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। तो बच्चों ये डिस्ट्रिक्ट बना 15 तारीख को, अगस्त का महीना था और 1979 का वर्ष था। 15 अगस्त 1979, 1979। बच्चों ये किससे अलग किया गया था? ये गुड़गांव से अलग हुआ था सर, जिसे 2016 के बाद हम गुरुग्राम बोलते हैं। आपको इसका नंबर जरूर याद रखना है, क्योंकि जो भी जिला सिंगल आएगा उसका नंबर होता है। तो ये हरियाणा के अंदर कौन से नंबर का जिला बना था सर? ये जिला बना था 12वां जिला। अस्तित्व के बाद बात करते हैं अक्षेत्रफल की। और अक्षेत्रफल है मेरे बच्चों इसका 741.9 स्क्वायर किलोमीटर। आप 742 भी बोल सकते हो। और ये प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपका फरीदाबाद है। क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। और जनसंख्या का आधार होगा बच्चों कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। और इसकी पॉपुलेशन आपको बोलना है 18 लाख से अधिक। 19 लाख से कम और 18 लाख से ज्यादा इसकी क्या रही थी बच्चों? जनसंख्या रही थी 2011 की जनगणना के आधार पर। इसका कोई पुराना नाम नहीं है, इसको फरीदाबाद के नाम से ही जाना जाता है जब से यह स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना जो की गई बच्चों वो 1607 ईस्वी में। जहांगीर का एक कोषाधिकारी था। जहांगीर के क्या थे? एक कोषाधिकारी। शेख फरीद। शेख फरीद ने ही इसको क्या किया था? आबाद किया था। बच्चों जिस फरीदाबाद की हम बात करते हैं वहां से आज नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। जब ये नेशनल हाईवे नहीं था तो इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। और शेरशाह सूरी ने ये जो मार्ग निकलवाने का काम किया था आने जाने वाले लोगों के लिए, ये 1542 ईस्वी में किया था। 1542 में शेरशाह सूरी मार्ग बनाया जाता है। तो दिल्ली से आगे ये सुनसान इलाका होता था और इस सुनसान इलाके में जितने भी शेरशाह सूरी मार्ग से राहगीर गुजरते थे उनके साथ यहाँ पर लूटमार डकैती की घटनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए जो राजा थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया है वो डकैती लूटमार के कारण बदनाम होना स्टार्ट हो चुका था। तो दिल्ली से आगे जो ये फरीदाबाद वाला सुनसान इलाका उस समय चोरी डकैती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। तो जहांगीर के एक कोषाधिकारी ने दिमाग लगाया कि यहाँ पर चोरी डकैती तब तक होती रहेगी जब तक ये सुनसान इलाका पड़ा रहेगा, तो क्यों ना यहाँ पर हम लोगों को बसाना स्टार्ट कर दें। और जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद ने यहाँ पर बच्चों लोगों को बसाना स्टार्ट किया। और जब लोग बसते चले जाते हैं तो सीधी सी बात है वहां पर चोरी डकैती की घटनाएं कम होती चली जाती हैं और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा क्षेत्र ये आबाद हो जाता है। शेख फरीद के कारण बच्चों ये आबाद हुआ तो लोगों ने इसे क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? फरीदाबाद बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा 1607 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बात करें इसके नामकरण की। नामकरण का मतलब है कि इसका नाम क्यों हम फरीदाबाद पुकारते हैं। तो बच्चों आगे नाम जुड़ा है शेख फरीद या बाबा फरीद। तो जहांगीर के कोषाधिकारी जो हुए हैं शेख फरीद, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? फरीदाबाद। शेख फरीद के कारण नाम क्या पड़ा है? फरीदाबाद पड़ा है।
ठीक है। नामकरण के बाद बात करते हैं उपनाम की। उपनाम का मतलब होता है कि फरीदाबाद को फरीदाबाद के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है। तो एक तो बच्चों इसे कहा जाता है हरियाणा की औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा। और हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत का ही सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है हरियाणा का फरीदाबाद, तो इसे बोलते हैं हरियाणा की औद्योगिक नगरी। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछ लेगा हरियाणा की औद्योगिक नगरी और तुम लोग फरीदाबाद पढ़ के जाओगे, ऑप्शन में फरीदाबाद मिलता ही नहीं है। जब ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं मिलेगा तो तुम चिल्लाना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे कि फरीदाबाद डालो ऑप्शन में, है ना। हमें जो पेपर मिलता है, पेपर में जितने क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन मिलते हैं बच्चों, उस दिन वो 4 ऑप्शन देख के ही आंसर देना होता है। तो जब हरियाणा की औद्योगिक नगरी आपसे पूछा जाए और फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो, तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना आप लोगों को आना चाहिए, इसी को तैयारी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? गुड़गांव है। तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुड़गांव को भी कहा जाता है। दूसरा जो है बच्चों, इसे बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही ये सपना लिया था कि दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के इस फरीदाबाद क्षेत्र को हमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, बहुत बड़ा इसे औद्योगिक क्षेत्र तैयार करना है। और आज लगभग राजेंद्र प्रसाद का यह सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि अकेले हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बन चुका है फरीदाबाद। इसीलिए इसे बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। एक सपना लिया था बच्चों शहर के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कि यह शहर भारत का बहुत अच्छा बनना चाहिए, उसे बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। वो है आपका चंडीगढ़, जिसकी आधारशिला 2 अप्रैल 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ जाकर रखी थी। और आजादी के बाद चंडीगढ़ बच्चों भारत का सबसे पहला सुनियोजित शहर था। सुनियोजित का मतलब प्लानिंग के तहत, सिस्टेमेटिक ढंग से उसे तैयार किया गया था, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र भारत का पहला सुनियोजित शहर। हरियाणा का पहला सुनियोजित शहर करनाल होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन होगा? फरीदाबाद होगा। ठीक है, उपनाम के बाद बच्चों हम बात करते हैं यहां पर तहसीलों की। तहसील जो है बच्चों यहां पर 3 है। ठीक है, तहसील कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है फरीदाबाद। तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार होगा, फरीदाबाद। नंबर 2 है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ किया जाना है, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। ठीक है, बल्लभगढ़। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, वो है बड़खल। बड़खल, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर तहसील कितनी है? सिर्फ 3 है। यूपी के साथ किस जिले की सीमा? अब देख ले मेरे भाई, अब इस कैलाश दानिया को मैं क्या समझाऊं? मैं तेरे को यूपी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तेरा दिमाग कहाँ है छोटे भाई? जब मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को फरीदाबाद है, या तो तुम ये शो करना चाहते हो कि सर हम आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो दिमाग से निकाल देना, मैं सीधी सीधी बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को लगेगी मेरी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं दिमाग से निकाल देना। तुम तो स्टूडेंट हो, हरियाणा के जितने पढ़ाते हैं ना, उनके भी काबू नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को फरीदाबाद, यूपी के साथ कौन से जिले की सीमा कम लगती है? क्या बात है मेरे भाई। ठीक है, तैयारी तुम ग्रुप डी की कर रहे हो, नॉलेज तुम यूपीएससी की ले रहे हो, तो सारी की सारी बातें बता दूंगा ना। एक बार शांति रखा कर, बताया है मैंने, जो चल रहा है उसी से पूछ ले बस। कहने का मतलब, जब मैं फरीदाबाद पढ़ा रहा हूं तो तेरा ध्यान फरीदाबाद में है नहीं, जब मैं तेरे को यूपी के जिले पढ़ाऊंगा तब पूछेगा फरीदाबाद में कि राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर क्यों बोलते हैं सर इसे? क्योंकि दिमाग एक जगह रखोगे तभी तो बात बनेगी। या तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शो करना चाहते हो,
कि कोई किताब से पढ़ते हो, यहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हो, जो किताबें तुम्हारे हाथों में है वो मेरे सबसे पहले आ जाती है हाथों में। ठीक है, जिन लेखकों की तुम किताब खरीदते हो उस लेखक के सामने भी मेरा नाम रखोगे तो वो बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से नाम लेगा मेरा। इतना काम मैंने इस सब्जेक्ट में कर रखा है। ठीक है, और सब्जेक्ट से हटके मेरे भाई जो चीज चल रही है ना उसी से क्वेश्चन पूछो, वरना तुम बाकी बच्चों का लॉस करोगे और कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों गुस्सा दिलाते हो यार सुबह सुबह? इतनी बार बोल रखा है कि जो चीज चल रही है उसको चलने दो। अब वैसे ही मुंह उठा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया। रिमोट थोड़ी है तुम्हारे हाथों में मेरा कि तुम जो दबाओगे वही मैं बताऊंगा। जो चीज चल रही है, फरीदाबाद से पहले जितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, यदि वहां से कोई क्वेश्चन है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सर ये ऐड होना चाहिए था, तो बहुत वेलकम है तुम्हारी बातों का। ठीक है, गलती होगी तो उसको भी स्वीकार करेंगे। चलेगा, उप तहसील पढ़ेंगे। तो तुम लोगों ने सिलेबस कवर करने के लिए बैच लिया होगा ना, या आप लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन खेलने के लिए लिया है कि सर आप कुछ पढ़ाओ हम अपनी मर्जी से पूछेंगे? आप जब खेल पढ़ाओगे तो हम इतिहास के क्वेश्चन पूछेंगे, जब तुम इतिहास पढ़ाओगे तो हम सर जिलों से क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अब तुम तैयारी कर रहे हो ग्रुप सी ग्रुप डी की और तुमसे यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएं जो उस सिस्टम में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। और 2017 से बताते आ रहा हूं भाई, कोई याद तो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ही बताए हैं, ये जिले भी ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के किताबों में बाद में आए हैं। उप तहसील 5 मेरे भाई, उप तहसील जो 5 है उसके अंदर नंबर 1 है, आपको ध्यान रखना है, गोछी। गोछी, गोछी के बाद दूसरी जो उप तहसील है वो है दयालपुर। ठीक है, तीसरे नंबर पे है मोहना। चौथे नंबर पे है तिगांव। पांचवें नंबर पे है दोज। तो पहला ऐसा जिला लिखवा रहा हूं जहां उप तहसील ज्यादा है और तहसील कम है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, 5 उप तहसील है और 3 तहसील है। पहला ऐसा जिला है जहां तहसील तो है कम और उप तहसील क्या है, ज्यादा है। और उप तहसील कितने हैं? कुरुक्षेत्र में ज्योति सर हमने पढ़ा था भाई, बलविंदर कंबोज। ज्योति सर के बारे में बताया था, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था एक पेड़ के नीचे ले जाके। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तहसील के बाद बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र, और विधानसभा जो क्षेत्र है मेरे भाई यहाँ पर है 6। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हमने कहाँ पढ़े? हिसार के अंदर, 7 उनकी संख्या थी। और हिसार के बाद हमने सोनीपत में कितने पढ़े? 6 पढ़े। अब सोनीपत के साथ साथ फरीदाबाद में भी कितने हैं? 6 हैं। इन 6 में नंबर 1 जो है भाई वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद से यदि मैं विधायक की बात करूं तो वर्तमान में विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना, लेकिन लिखवा रहा हूं, नरेंद्र गुप्ता। दूसरी जो सीट है वो फरीदाबाद के नाम से ही है, उस जगह को बोलते हैं फरीदाबाद एनआईटी। अब देखिएगा, एक तो हमने एनआईटी पढ़ी थी शिक्षा में,
और वो एनआईटी थी बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको बोला। लेकिन ये जो एनआईटी है ये शिक्षा में नहीं, ये हम विधानसभा क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब एनआईटी क्या है, एक जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है। और एनआईटी की फुल फॉर्म यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, नया औद्योगिक क्षेत्र, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, नया औद्योगिक क्षेत्र। तो फरीदाबाद एनआईटी जो है, कई बच्चे क्या करेंगे यहां पर भी एनआईटी देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र में भी एनआईटी लिखा देख लेते हैं, और पेपर में जब उनसे पूछा जाता है हरियाणा में एनआईटी कितनी है तो वो बच्चे दो आंसर दे देते हैं। दो नहीं, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एनआईटी एक ही है कुरुक्षेत्र के अंदर। और फरीदाबाद एनआईटी से जो विधायक हैं भाई वो है नीरज शर्मा, नीरज शर्मा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं बड़खल की। और बड़खल से है मेरे भाई सीमा त्रिखा। सीमा त्रिखा, सीमा त्रिखा के बाद आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट सीट है बल्लभगढ़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री हैं। और बल्लभगढ़ से है मूलचंद शर्मा। बल्लभगढ़ से कौन है विधायक, मूलचंद शर्मा। और मूलचंद शर्मा हमारे हरियाणा के वर्तमान में कैबिनेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। आईटीआई वाला डिपार्टमेंट इनके पास है, मिनरल रिसोर्सेज खनन वाला डिपार्टमेंट इनके पास है। पांचवी जो सीट है बच्चों वो है तिगांव। तिगांव जो हमने उप तहसील भी पढ़ी, तो तिगांव से हैं बच्चों कौन, राजेश नागर। और छठी विधानसभा सीट है पृथला। पृथला से हैं नैनपाल रावत। बच्चों फरीदाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। और ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें एक फरीदाबाद है, एक नूह है, एक आपका महेंद्रगढ़, एक दादरी और एक पंचकुला। ठीक है, तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। चलेगा, विधानसभा क्षेत्रों के बाद अब हम बात करते हैं यहां पर उद्योगों की, इंडस्ट्री की। मेरे बच्चों यहां उद्योग धंधे काफी हैं। यहां पर उद्योग धंधे काफी हैं। और उद्योग धंधों की यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर कौन सा उद्योग, हीना उद्योग। हीना, अब लड़कियां तो जानती हैं हीना का मतलब, और लड़के जान लेंगे हीना को बोलते हैं मेहंदी। हीना या मेहंदी उद्योग, तो अपने भारत के अंदर मेहंदी का एक बहुत बड़ा निर्यातक शहर है फरीदाबाद। पूरे भारत के अंदर मेहंदी यहां से जाती है। हीना या मेहंदी की खेती के लिए बच्चों जिस मिट्टी की जरूरत होती है वो मिट्टी हरियाणा के फरीदाबाद जिले की ही मिट्टी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेहंदी की खेती के लिए कौन से जिले की मिट्टी सर्वोत्तम है, तो आप बोलेंगे फरीदाबाद। और हीना या मेहंदी उद्योग कहाँ होगा, फरीदाबाद में होगा। नेक्स्ट है बच्चों जेसीबी उद्योग। जेसीबी भी आप लोगों ने सुनी होगी, पीड़ा पंजा जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेसीबी उद्योग है। नेक्स्ट है बच्चों बाटा जूता उद्योग। बाटा जूता काफी फेमस जूता है। इससे पहले एक जूता मैंने आपको लिबर्टी पढ़ाया था जो करनाल के अंदर था। यह है बाटा जूता उद्योग फरीदाबाद के अंदर। इसके बाद है बच्चों राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। राजदूत मोटरसाइकिल आप लोगों ने सुना होगा, है ना, देखा भी होगा, पहले दूध ये रखा करते थे इसे। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग ये भी फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा उद्योग रहा है। अब तो मोटरसाइकिल राजदूत नहीं आते हैं, पहले आते थे।
जो हरियाणा के अंदर छोटे मोटे उद्योग तो बहुत ज्यादा हैं, बड़े उद्योगों में दो ही उद्योग हरियाणा के अंदर फेमस हैं, एक तो मारुति उद्योग और एक है ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग है यहां पर कौन सा, एस्को ट्रैक्टर उद्योग, एस्कॉट, या हम बोलेंगे पावर ट्रैक। ट्रैक्टर उद्योग। तो बच्चों अपने भारत में सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर बनाए जाते हैं वो कौन से जिले में बनाए जाते हैं, फरीदाबाद के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनते हैं कहां पर, फरीदाबाद के अंदर। अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में टायर भी होंगे, और ट्रैक्टरों में जो टायर डलते हैं वो ज्यादातर गुडईयर कंपनी के डलते हैं, तो गुडईयर टायर उद्योग भी यहीं पर है। गुडईयर टायर उद्योग, ये है भाई बल्लभगढ़ के अंदर। बल्लभगढ़ है फरीदाबाद में। गुडईयर टायर उद्योग के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग निर्माण। बच्चों कोई भी व्यक्ति किसी भी दुर्घटना में अपने शरीर का कोई भी अंग यदि खो देता है तो बाद में उसकी भरपाई करने के लिए वो किसका सहारा लेगा, कृत्रिम अंगों का सहारा लेगा। कृत्रिम अंग निर्माण, या हम बोल सकते हैं हड्डी की नक्काशी। और शरीर के जिस हिस्से में हड्डी होती है वही पार्ट काम चलाऊ यूज किया जा सकता है, हड्डी की नक्काशी। तो इसे हड्डी की नक्काशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यामा। आपने एक बाइक सुना होगा यामा। अजय देवगन की यदि फिल्में देखी है तो अजय देवगन अपनी पत्नी को गुंडों से छुड़वाने के लिए जिस बाइक का सहारा लेके फिल्मों में भागता है, दौड़ता है, वो है RTX 100। यामा RTX 100 उद्योग। बच्चों ये भी कहाँ, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। चमड़ा उद्योग। हरियाणा में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है बच्चों कहाँ, फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है फरीदाबाद के अंदर, और फरीदाबाद के बाद चमड़े के मामले में दूसरे स्थान पे आता है आपका कौन, जींद। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर और AC उद्योग। AC को हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलित। ठीक है बच्चों, कोई और उद्योग आप लोगों के ध्यान हो फरीदाबाद का तो मेरे को बता दीजिएगा। गुडिया टायर उद्योग, कृत्रिम अंग निर्माण हो गया है, यामा हो गया है, बाटा जूता हो चुका है। ठीक है, तो यही मुख्य उद्योग हैं फरीदाबाद के अंदर। एक टायर उद्योग हम लिख चुके हैं, गुडिया टायर, ट्रैक्टर वाला सबसे मेन रहेगा। ट्रैक्टर वाला क्या रहेगा, सबसे मेन रहेगा। अच्छा एक और ध्यान रख लेना जो पेपर में पूछा गया था। पेपर में पूछा गया था हल्के कृषि इंजीनियरिंग उद्योग, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था। हल्के कृषि इंजीनियरिंग उद्योग।
ये भी कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो ये उद्योग आपको ध्यान रख लेने हैं। उद्योग धंधों के बाद चर्चा करते हैं यहां पर मंदिरों की। उद्योगों के बाद चर्चा करते हैं यहां पर मंदिरों की। बच्चों मंदिरों में सबसे पहले आपको यहां ध्यान रखना है, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? ये फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है झरना मंदिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है मेरे भाई फरीदाबाद के अंदर। झरना मंदिर, और झरना मंदिर है मोहब्बताबाद के अंदर। मोहब्बताबाद कहाँ है भाई? मोहब्बताबाद है फरीदाबाद। मोहब्बताबाद गांव फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमान मंदिर। ये फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर फरीदाबाद से निकलते ही मेरे बच्चों राइट हैंड साइड आपको नजर आएंगे भगवान हनुमान, और भगवान हनुमान की यहाँ बैठी हुई प्रतिमा है। और ये हरियाणा के अंदर भगवान हनुमान की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा अग्रोहा धाम हिसार के अंदर जो भगवान हनुमान की प्रतिमा है वो तो हनुमान जी खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो अरावली की पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का, फरीदाबाद वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, गुड़गांव रोड के ऊपर राइट हैंड साइड में ये मंदिर है। वहां पर भगवान हनुमान बैठे हुए हैं, और बैठी हुई अवस्था में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा यदि आपसे पेपर में पूछ ली जाए तो आप लोग बोलेंगे फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीज चल रही है यदि वहां से कोई इश्यू आता है तो पूछिएगा, वरना बताने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे तो आप इतने बच्चे जुड़े हो, लगभग 40-45 बच्चे जुड़े हुए हो, और 40-45 बच्चों के मेरे हिसाब से 2-2 क्वेश्चन भी मैं लेके चलूं तो 90 क्वेश्चन आपके हर क्लास में मिलेंगे जहां पर आपको डाउट होगा। यदि 90 के 90 क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे तो फिर मैं आप लोगों को क्लास में कुछ करवा ही नहीं पाऊंगा, तो आपके साथ मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेलता रहूंगा। बच्चों जब हम पड़ोसी पढ़ेंगे तो पड़ोसी से रिलेटेड सारा का सारा आंकड़ा होगा। आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, मैं सारे के सारे जिलों से आपस में जोड़ूंगा, और जिले तुम्हें किताबों में मिल जाते हैं, मैं तुम्हें वो दिशा भी बता दूंगा कि सोनीपत से कौन सी दिशा में बागपत का एरिया पड़ता है, यमुनानगर से कौन सी दिशा में आपका सहारनपुर पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक तो लोगों ने सिर्फ इनके नाम पढ़े हैं, मैं आप लोगों को दिशा भी बता दूंगा कि सिरसा से कौन सी दिशा में मानसा है, सिरसा से कौन सी दिशा में मुक्तसर है, सिरसा से कौन सी दिशा में बठिंडा है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के कौन सी दिशा में जयपुर है, महेंद्रगढ़ के कौन सी दिशा में अलवर है, महेंद्रगढ़ के कौन सी दिशा में सिक्कर है, महेंद्रगढ़ के कौन सी दिशा में झुंझुनू है। ठीक है, तो यूपी के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं,
और मेरे बच्चों यूपी के यदि मैं जिलों की बात करूं तो यूपी के 6 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ लगते हैं, जिसमें यमुनानगर के साथ जुड़ा हुआ है सहारनपुर, करनाल के साथ जुड़ा हुआ है सहारनपुर और शामली। आगे हम बात करेंगे पानीपत की तो उसके साथ जुड़ा हुआ है शामली, बात करेंगे सोनीपत की उसके साथ जुड़ा हुआ है बागपत, बात करेंगे फरीदाबाद की तो उसके साथ जुड़ा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद पलवल की मैं बात करूं तो पलवल के साथ गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा सीमा बनाता है। और मैं बात करूं मेरे बच्चों लास्ट में किसकी, आपके नू के साथ मथुरा की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, जो किताबों में नहीं है उससे ऊपर तुम्हें लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि किताबें तो पूरा हरियाणा का बच्चा पढ़ता है, अब पूरे हरियाणा का बच्चा जहां से पढ़ता है वहां से सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैं लिख के देता हूं कि कोई ऐसी हरियाणा जीके की किताब नहीं है जहां से 25 के 25 क्वेश्चन आएंगे, वहां से 15-16 क्वेश्चन आएंगे। वो 15-16 क्वेश्चन के लिए तुम मार्केट की कोई भी किताब पढ़ लो, वो 15-16 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होंगे। लेकिन 16 क्वेश्चन से सिलेक्शन थोड़ी आएगा, हमें सिलेक्शन लेने के लिए 16 से ऊपर उठना पड़ेगा। कम से कम 22 से 23 का स्कोर हरियाणा जीके के अंदर हर हाल में करना पड़ेगा, जो सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। 15 से 16 का तो सारे बच्चे स्कोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो किताबें पढ़ते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन जिन बच्चे के 22 से 23 स्कोर बनेगा, उस बच्चे का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा। और जब कोई चीज समझ में आ जाती है, दिमाग अपने आप बच्चों चलना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग अपने आप क्वेश्चन नए नए तैयार करना शुरू कर देगा जब कोई चीज तुम लोगों के अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूं, गुस्से में गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम गलत रास्ते पे निकल जाते हो, और गलत रास्ता जो है वो मंजिल नहीं देगा, रास्ता सही मंजिल देगा। जितना मैं करवाता हूं इसको तुम साथ की साथ करते रहो, तुम मेरे से आगे भागने की कोशिश मत किया करो। पेपर से पहले पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा, और इतना वादा तुम लोगों से कर रहा हूं कि हरियाणा के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके हरियाणा जीके के यदि नोट्स उठाओगे, तुम्हारे नोट्स के नीचे वो नोट्स मिलेंगे, तुम्हारे नोट्स से ऊपर किसी भी बच्चे के नोट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं जो इस बैच में मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चों मैं तुम्हें 150 घंटे नहीं पढ़ा रहा, 150 घंटे कोई नहीं पढ़ाता हरियाणा जीके। मैं क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है तुम लोगों का स्कोर 22, 23, 24 तक पहुंचाने का, ठीक है। जिन बच्चों का स्कोर 15-16 बनता आ रहा है, उन बच्चों को 22, 23, 24 तक मैं लेके जाऊं, इसी पर्पज से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो सारी की सारी चीजें कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। सिरसा जो एयरपोर्ट है वो 1964 के अंदर सिरसा एयरपोर्ट बना था। और ये जो एयरपोर्ट वाली बात है, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ना उस समय मैं बताऊंगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन 1948 में बना था, ठीक है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन 1964 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, 64 में इसका उद्घाटन किसने किया था, तमाम बातें हम करेंगे, ठीक है। नहीं, कल एक क्लास लेंगे भाई, कल सैटरडे है ना, कल क्लास रखेंगे, ऑफ नहीं रखेंगे, ठीक है।